हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट इक्विवेलेंट मास। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या कि इक्विवेलेंट मास क्या है। ये केमिस्ट्री टर्मिनोलॉजी का ये दूसरा पार्ट है। पहले में हम लोग आइसोइलेक्ट्रॉनिक देख लिया था, इसमें हम लोग इक्विवेलेंट मास के बारे में देखेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास क्या होता है? किसी भी जो दिया गया सब्सटेंस है उसमें जो भी नंबर ऑफ पार्ट्स बाई मास किसी दूसरे एटम से कितना डिस्प्लेस हो रहा है कंबाइनर से, हाइड्रोजन, क्लोरीन या ऑक्सीजन, तो उनसे कितना कंबाइन हो रहा है या डिस्प्लेस हो रहा है, वो उसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। तो जो इक्विवेलेंट मास है ये अब डायरेक्टली तो इसका यूज शायद ना हो, लेकिन इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो जैसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में इसका यूज होता है, तो उन सब में या केमिस्ट्री में आगे भी ये काम देगा इक्विवेलेंट मास। जैसे हम निकालते हैं यहाँ पर कंसंट्रेशन वगैरह में, कंसंट्रेशन जैसे हम लोग यहाँ पर नॉर्मेलिटी वगैरह निकालते हैं। कंसंट्रेशन में जैसे हम लोग नॉर्मेलिटी निकालते हैं, नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट मास जो होता है वो निकाला जाता है। नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट मास जो सब्सटेंस होगा उसका निकाल के ही हम आगे इसका यूज कर पाएंगे। तो इक्विवेलेंट मास का डायरेक्टली यूज ना हो कि इसका इनडायरेक्टली बहुत ही जगह पर यूज है केमिस्ट्री में, आगे एनालिसिस में। कुछ यहाँ पर मेथड्स दिए गए हैं कैलकुलेशन के लिए। पहला जो कैलकुलेशन का मेथड है वो है क्या, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट। मतलब किसी भी जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का अगर हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो जनरल जो फार्मूला है इसका क्या है, वो एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट अपॉन वैलेंसी। ओके, एटॉमिक मास कितना है उस एलिमेंट का अपॉन वैलेंसी। जो वैलेंसी होती है किसी भी एलिमेंट की उसको भी हम लोग देखते हैं कि कैसे, यहाँ पर एक ब्रीफ में हम लोग देख ले रहे हैं। तो जो मेटल होता है, अब मेटल नॉन मेटल की अलग अलग यहाँ पर वैलेंसी निकालने के लिए एक छोटा सा फार्मूला है। तो मेटल क्या है यहाँ पर, मेटल जो कोई भी है तो मेटल में कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। कोई भी अगर मेटल दिया गया है तो उसमें कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो उसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल एक ले रहे हैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 होता है। तो ये जो 2 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये किसका, इसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगी। सिमिलरली सोडियम, तो सोडियम का क्या होता है, 2s1 होता है, तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का 2s3 होता है, तो जो 3 है ये इसकी वैलेंसी हो जाएगी। ये हो गया यहाँ पर मेटल्स के बारे में कि अगर कोई मेटल दिया गया है तो उस मेटल का कितना यहाँ पर वैलेंसी होगा, वो देख लेंगे कि अगर एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है। अंडरस्टूड। तो दूसरा यहाँ पर देखते हैं अब नॉन मेटल्स के लिए। तो नॉन मेटल्स में अगर देखना है कि नंबर ऑफ वैलेंसी क्या होगी, तो 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कर देंगे, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर हम क्लोरीन का। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7 रखेंगे, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ वैलेंसी निकालना है, तो 8 - 7 कितना हो जाएगा, 1। तो 1 क्या हो गया, इसका वैलेंसी हो गई। अंडरस्टूड। तो किसी भी एलिमेंट का निकालना है अगर हमें इक्विवेलेंट मास, तो एटॉमिक मास उसका रखेंगे और वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर पहला क्या है, पहला यहाँ पर एग्जांपल ऑक्सीजन का है, इसको 1 मिनट रब कर लेते हैं। ओके, इरेज हो गए। अब यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 8 9 16 होगा। तो एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना होगा, 16 होगा। तो 16 को हम इसके वैलेंसी से डिवाइड करेंगे। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो 8 क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली यहाँ पर जैसे मैग्नीशियम का निकालना है, तो मैग्नीशियम का कितना होता है एटॉमिक मास, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास क्या होगा, 24। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 है, तो 24 डिवाइडेड बाई वैलेंसी। मैग्नीशियम की वैलेंसी अभी ऊपर हमने देखा क्या होता, 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 12। तो 12 हो गया इक्विवेलेंट मास किसका, मैग्नीशियम का। ओके, तो एटॉमिक मास किसी का भी निकालना है हमें इक्विवेलेंट मास, तो एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी हो जाएगा। अब ध्यान रखना, कोई भी एलिमेंट जिसमें वेरिएबल वैलेंसी होगी तो उसका वेरिएबल इक्विवेलेंट मास भी होगा। मतलब कि वैलेंसी अगर अलग अलग है तो अलग अलग सब्सटेंस में उसका जो इक्विवेलेंट मास है वो भी चेंज होगा।
हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं कॉपर का। तो कॉपर का क्यूप्रस और क्यूप्रिक दोनों स्टेट में देखेंगे। तो पहला यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉपर का क्यूप्रस स्टेट में। तो क्यूप्रस में वैलेंसी कितनी होती है कॉपर की, वैलेंसी 1 होती है कॉपर की, ओके। और एटॉमिक मास होता है कॉपर का 63.5, कितना होता है 63 नॉट 5 6 63.6 मिनट, थोड़ा ग्लिच आ रहा है इसमें, राइटिंग थोड़ा स्लो हो रही, ग्लिच आ रहा, वेट। 63.6, तो ये 63.6 डिवाइडेड बाई 1 होगा, तो 63.6 कॉपर का कितना आ जाएगा 63.6 हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट मास। ये क्यूप्रस स्टेट में था। अभी देखेंगे इसका हम क्यूप्रिक स्टेट में। तो क्यूप्रिक स्टेट में कॉपर जो होता है, कॉपर का वैलेंसी कितना होता है 2 होता है। अब यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो एटॉमिक मास कितना होता है 63.6 अपॉन 2 डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा ये 31.8। तो 31.8 हो गया इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर इन क्यूप्रिक सॉल्ट और क्यूप्रिक स्टेट। एक हो गया इक्विवेलेंट मास यहाँ पर। अब इक्विवेलेंट मास यहाँ पर देखेंगे नॉर्मल सॉल्ट का। नॉर्मल सॉल्ट का निकालेंगे इक्विवेलेंट मास, तो ये हो जाएगा फार्मूला मास डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑन द कैटायन। फार्मूला मास वो क्या है, फार्मूला मास जनरली भी मॉलिक्यूलर मास को ही बोलेंगे जो भी सॉल्ट होगा, और डिवाइडेड बाई टोटल चार्ज ऑन द कैटायन। NaCl का यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। NaCl का फार्मूला मास 23 सोडियम का प्लस 35.5 क्लोरीन का, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा ये 58.5। 58.5 का क्या हो गया मोलर मास या फार्मूला मास। अब यहाँ पर अगर से सोडियम क्लोराइड है, सोडियम और क्लोराइड आयन में डिसोसिएट होगा, तो इस पर चार्ज कितना है कैटायन पर, एक चार्ज है, तो चार्ज यहाँ पर एक आ गया। इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो फार्मूला मास 58.5 अपॉन 1 कितना हो जाएगा 58.5। तो 58.5 क्या हो गया इसका इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट मास बेरियम क्लोराइड का निकालना है। तो बेरियम का कितना होता है 137, बेरियम का कितना होता है 137 होता है एटॉमिक नंबर। ओके 137 होता है एटॉमिक नंबर, और प्लस 2 क्लोरीन है तो 2 इंटू 35.5, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा ओके 137 प्लस 71, और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 208 हो गया फार्मूला मास ऑफ बेरियम क्लोराइड। अब इसका अगर बेरियम क्लोराइड को हम डिसोसिएट करें तो कितना आ जाएगा, बेरियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज प्लस 2 क्लोराइड आयन। तो यहाँ पर जो कैटायनिक पार्ट है उस पर कितने चार्ज हैं 2 चार्ज हैं। तो अब इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास कितना है 208 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ चार्ज, ये कितना हो जाएगा 104। तो 104 क्या हो गया इसका इक्विवेलेंट मास बेरियम क्लोराइड का। दो हो गए, एक एलिमेंट का हमने देख लिया, दूसरा अभी नॉर्मल सॉल्ट का। तो आगे हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड। तो किसी भी एसिड का अगर हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है तो इक्विवेलेंट मास एसिड का निकालेंगे वही मॉलिक्यूलर मास अपॉन फिर बेसिसिटी। अब बेसिसिटी क्या है कि कोई भी एसिड यहाँ पर कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस को आयोनाइज करता है, तो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस को आयोनाइज करता है। एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं एसिड का, जैसे एक HCl, तो HCl कितने एक हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा, ओके HCl लेते हैं। तो HCl जो होगा HCl में एक हाइड्रोजन आयन आयोनाइज होगा, तो इसमें और H2SO4 देखें तो इसमें दो होंगे। HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड देखेंगे तो नाइट्रिक एसिड यहाँ में कितने होंगे एक हाइड्रोजन होंगे, तो HCl में 1 हो गया बेसिसिटी, सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हो गया, नाइट्रिक एसिड में 1 हो गया। तो बस यहाँ पर देख लिया क्या कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स को वो आयोनाइज कर सकता है। अब यहाँ पर पहला हम एग्जांपल लेते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl निकालना, जैसे HCl का। तो HCl का वैसे दिया गया है मोलर मास कितना है
36.5 देख लेते हैं कैसे। एक होता है हाइड्रोजन का और प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 36.5। और बेसिसिटी इसकी 1 होगी क्योंकि एक हाइड्रोजन सिर्फ ये डिसोसिएट कर सकता है या फिर आयोनाइज कर सकता है। अब इसका अगर हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास कितना है 36.5 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे, कितना आ जाएगा 36.5। तो ये जो 36.5 आया ये क्या है, इक्विवेलेंट मास है HCl का, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। दूसरा यहाँ पर निकालना है इससे हमें सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट मास। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना है 98। कैसे होगा, 2 हाइड्रोजन है 2 × 1 प्लस सल्फर का 32 प्लस 4 × ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होता है 16, ऑक्सीजन का कितना होगा 16। तो टोटल ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 98। अब निकालना है इक्विवेलेंट मास, तो कितना हो जाएगा मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कितना है 98 डिवाइडेड बाई बेसिसिटी कितनी है इसकी 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन इसमें आयोनाइज हो सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 49। तो 49 क्या हो गया इक्विवेलेंट मास किसका हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का। अंडरस्टूड। तो 3 हो गए यहाँ पर निकालने के लिए इक्विवेलेंट मास, एलिमेंट का, फिर एसिड का, और फिर नॉट एसिड का, नॉर्मल सॉल्ट का, देन एसिड का। अब निकालते हैं यहाँ पर हम क्या इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। ओके, इक्विवेलेंट मास बेस का निकालेंगे तो फार्मूला एक ही जैसा होता है। क्या रखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ द बेस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी। अब जैसे बेस एसिड का बेसिसिटी होता है, वैसे बेस का एसिडिटी होता है। अब यहाँ पर जैसे हम हाइड्रोक्साइड आयन लें तो हाइड्रोक्साइड आयंस अगर उसमें है तो कितने यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयंस आयोनाइज हो रहे हैं, वो उसकी क्या हो जाएगी एसिडिटी हो जाएगी। ओके, तो कई सारे यहाँ पर अब एग्जांपल्स हैं, जैसे हम NaOH का ले रहे हैं तो NaOH में मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब निकालेंगे कैसे, यहाँ पर 23 होगा सोडियम का, 16 ऑक्सीजन का और 1 हाइड्रोजन का, टोटल ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 40। तो 40 हो गया इसका फार्मूला मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। और एक हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट कर सकता है, तो ये कितना हो जाएगा इसका एसिडिटी। इक्विवेलेंट मास निकालेंगे फार्मूला मास डिवाइडेड बाई एसिडिटी 1, तो 40 हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट मास। सेम उस तरह से लेते हैं यहाँ पर हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है। इसका मोलर मास कितना आ जाएगा 78 मॉलिक्यूलर मास आएगा। कैसे आएगा, एल्युमिनियम का कितना होता है 27, ओके, 3 ऑक्सीजन है 3 × 16 प्लस 3 हाइड्रोजन है 3 × 1, तो 12 यहाँ पर ऐड करेंगे, ये तो 27 प्लस 48, 27 प्लस 48 प्लस 3, और टोटल इसको हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 78। निकालना है इक्विवेलेंट मास, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब एसिडिटी इसकी 3 है क्योंकि 3 हाइड्रोक्साइड आयन ये डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पूरा 78/3 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा ये 26। तो 26 हो गया इक्विवेलेंट मास एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। अब यहाँ पर अब देख लिया हमने 4 अलग अलग। अब इक्विवेलेंट मास निकालना है ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट का। ऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, जो खुद रिड्यूस होते हैं लेकिन बगल वाले सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कराते हैं। तो जनरली ऑक्सीडेंट्स रिड्यूस होते हैं और रिडक्टेंट जो होते हैं ऑक्सीडाइज होते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए यहाँ पर फार्मूला क्या है, यहाँ पर क्या है फार्मूला मास एंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। अगर ऑक्सीडेंट है तो मतलब कि उसका रिडक्शन हो रहा है, गेन हो रहा है, और अगर रिडक्टेंट है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हो रहे हैं, तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो दोनों केस में यहाँ पर फार्मूला मास रखना है, और अगर ऑक्सीडेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, या फिर रिडक्टेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। इसको ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर रिडक्टेंट वाला देखेंगे क्या है, लॉस्ट हो गया इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेंट वाला गेन हो गया इलेक्ट्रॉन। 2 एग्जांपल लेते हैं। पहला जैसे यहाँ पर निकालना है इक्विवेलेंट मास फेरस सल्फेट का। तो फेरस जो होगा फेरस सल्फेट, इसमें होता क्या है कि जनरली ये खुद क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब रिडक्टेंट है।
तो इसमें ये फेरस से फेरिक में कन्वर्ट हो रहा होता है और एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। अब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे जितना लूज कर रहा है। और इसका मोलर मास हम निकालेंगे या फार्मूला मास निकालेंगे FeSO4 का, तो कितना आ जाएगा 152। इक्वलेंट मास निकालेंगे तो फार्मूला मास 152 नॉट 151, दैट इज़ 152। 152 डिवाइडेड बाई 1 कितना हो जाएगा 152। तो 152 हो गया इक्वलेंट मास किसका, फेरसल्फेट का। अब इक्वलेंट मास निकालना है पोटेशियम डाइक्रोमेट का। ये क्या है, एक तरीके का ऑक्सीडेंट है, मतलब खुद रिड्यूस हो रहा है। अब खुद रिड्यूस हो रहा है तो मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेंट है, खुद रिड्यूस हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो रहे हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड हो रहे हैं तो इसके एन वैल्यू जो कितनी हो जाएगी, वो 6 हो जाएगी। एन वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन वैल्यू 6 हो जाएगी। ऑक्सीडेंट है, नॉट ऑक्सीडेंट, यस ऑक्सीडेंट है। तो इसका फार्मूला मास 294 है। निकालेंगे इक्वलेंट मास कितना हो जाएगा 294/6 डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा कितना 49। तो 49 इक्विवेलेंट मास किसका है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का। तो ये हमने पूरे एक जो जनरल था देख लिया हमने, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, कि पार्ट्स बाय मास कितना डिस्प्लेस हो रहा है किसी भी सब्सटेंस में, किसी अदर एलिमेंट से या किसी भी अदर ग्रुप से। एलिमेंट का हमने देख लिया, फिर एलिमेंट के बाद देख लिया कि सॉल्ट का, फिर एसिड का, फिर बेस का, फिर ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट का। अब यहाँ पर ब्रीफ में हम लोग एक जनरल देख लेते हैं फार्मूला क्या होगा इक्विवेलेंट मास निकालने का। इक्विवेलेंट मास निकालने का जो जनरल फार्मूला है वो है M/N। M क्या है यहाँ पर, मोलर मास। मोलर मास वो एलिमेंट के केस में एटॉमिक मास हो जाएगा और मॉलिक्यूल्स के केस में मॉलिकुलर मास हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, N फैक्टर। अब N फैक्टर जो है ये सबके लिए अलग अलग होगा। अगर ये जो N फैक्टर है एलिमेंट होगा तो वैलेंसी हो जाएगी N फैक्टर। अगर सॉल्ट है तो कैटायन के ऊपर कितना चार्ज है वो हो जाएगा N फैक्टर। अगर कोई एसिड है तो उसकी बेसिसिटी कितनी है वो हो जाएगा N फैक्टर। अगर कोई बेस है तो उसकी एसिडिटी कितनी है वो हो जाएगा N फैक्टर। कोई ऑक्सीडेंट है तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें गेन हो रहा है वो हो जाएगा उसका N फैक्टर। और अगर कोई रिडक्टेंट है तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हो रहे हैं वो हो जाएगा उसका N फैक्टर। ओके, तो N फैक्टर इज़ नथिंग, बस वही जो इक्विवेलेंट मास में हम लोग डिविडेंड में देखते चले आ रहे हैं इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए ऊपर फार्मूले में, वो इसका पूरा क्या है यहाँ पर, ये N फैक्टर है। अंडरस्टूड। तो जनरल फार्मूला हमें इक्विवेलेंट मास के लिए याद रखना है क्या, इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू M/N। M यहाँ पर मोलर मास, मोलर मास या यहाँ पर इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि जो भी अगर एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक मास, और अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिकुलर मास या फार्मूला मास, और डिवाइडेड बाय N फैक्टर। यहाँ पर हमने फिर से यहाँ पर कितनी बार डिस्कस कर लिया, तो N एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा उसका वैलेंसी, और मास कोई भी सॉल्ट है तो उस पर कैटायन